नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। आतंकी हमले के विरोध में बंद रहेगा हनुमानगढ़। सर्व समाज हिंदू समाज ने किया बंद का आह्वान। जंक्शन टाउन में होगी श्रद्धांजलि सभा। कायराना हरकत का पाकिस्तान को दिया करारा जवाब, बोले राजेंद्र राठौड़। प्रमुख सचिव ने किया खरीद केंद्र का निरीक्षण, जांची व्यवस्थाएं। मांगों पर कार्रवाई नहीं, ग्राम विकास अधिकारियों में आक्रोश। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना के बाद केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान के साथ 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रद्द करने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया है। आगे और भी करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार को कोई कसर नहीं रखेगी। पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। सुधरेगा नहीं पर पाकिस्तान को नानी याद आ जाएगी। गुरुवार को जंक्शन स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए राठौड़ ने कहा कि भारत कई बार पाकिस्तान से लड़ा, लेकिन कभी सिंधु जल समझौता रद्द नहीं किया। लेकिन अब अति हो गई। धर्म जाति पूछकर पर्यटकों को शरेआम गोली मार दी गई। इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। अब इस समझौते के रद्द होने की दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि सिंधु जल समझौते में उस समय 3 नदियों का अधिकार पाकिस्तान और 3 नदियों का अधिकार हिंदुस्तान को मिला था। 80% पानी पाकिस्तान जा रहा है और सिर्फ 20% पानी हिंदुस्तान आ रहा है। अब सिंधु जल समझौता रद्द होने पर विशेष तौर पर रावी नदी पर बने पोंग जैसे कई डैम बनेंगे। पानी पाकिस्तान जाना बंद होगा तो यहाँ की एक इंच जमीन सरसब्ज होगी। इस जल समझौते को रद्द कर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को आर्थिक प्रहार किया है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि इसी पानी से होती है। पाकिस्तान ने आज भी हालात बदतर हैं। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में हनुमानगढ़ का दौरा किया। पिछले 2 बजट में नहरों के जीर्णोद्धार के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नहरबंदी भी है। नहरबंदी के दौरान होने वाले कार्यों से नहर में पानी की मात्रा की क्षमता बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, भाजपा नेता अमित साहू, महेश शर्मा आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के अंदर कार्यक्रम प्रारंभ कर रखा है। हर जिले के अंदर संगोष्ठी और जिलों के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर बाबा साहब के कर्तव्य पर और संविधान ने हमें क्या मौलिक अधिकार दिए, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, क्या एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकार है, उन सबके साथ साथ कांग्रेस ने अपने मौका प्रस्त के आधार पर किस प्रकार संविधान के साथ खिलवाड़ किया। 38वें और 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से किस प्रकार आपातकाल लगाया, किस प्रकार पहला संविधान संशोधन जब हुआ उसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का काम किया, किस प्रकार संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार उसके अंदर कांग्रेस ने खिलवाड़ किया। आरक्षण के नाम पर बात करने वाली कांग्रेस के नेताओं ने मंडल कमीशन में जब आरक्षण मिल रहा था तो पानी पी पी कर उस समय के राजीव गांधी जी ने 2.5 घंटे लोकसभा में इसका विरोध किया। काका कालेकर की रिपोर्ट से लेकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट से लेकर कांग्रेस हमेशा आरक्षण के विरोध में रही, दलित के विरोध में रही। अब घड़ियाली आंसू बहा रही है। इन सारी बातों के खुलासा के लिए इसी प्रकार की संगोष्ठियां सब हो रही है। आज संगोष्ठी में जो कार्यकर्ता आए हैं वो कल के बाद में अलग अलग बूथों पर जाएंगे और वहां संविधान और बाबा साहब का योगदान और कांग्रेस का बाबा साहब के प्रति अपमानजनक रवैया और संविधान के साथ ब्रूटल मेजोरिटी से जब उनके पास ब्रूटल मेजोरिटी से किया गया खिलवाड़, इन सारी बातों को लेकर हम कह रहे हैं। कार्यक्रम कल होना था। कल पूरे देश के अंदर शोक की लहर थी। कल कार्यक्रम को हमने श्रद्धांजलि सभा के रूप में बदला और आज जो 1960 का जो रावी व्यास का समझौता जो रद्द हुआ है, मैं समझता हूं इसके दूरगामी परिणाम रहेंगे। हम पाकिस्तान से 1962 में लड़े, 1967 में लड़े, 1999 में लड़े और ये सिंधु जल समझौता इसको कभी रद्द नहीं किया।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने गुरुवार को टाउन धान मंडी में गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की। प्रमुख सचिव ने व्यापारियों से बात कर एफसीआई व कृषि उपज मंडी समिति की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने एफसीआई अधिकारियों को गेहूं का शीघ्र उठाव व किसानों के बैंक खाते में खरीद के निर्धारित समय में भुगतान निश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम भी उनके साथ रहे। जिले में एमएसपी पर जीवित की प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है। इसी कड़ी में आज टाउन मंडी का इंस्पेक्शन किया और बेस्ट सेक्रेटरी फूड भी कल कुछ मंडियों का इंस्पेक्शन किया, आज टाउन का किया। यहाँ की व्यवस्था इस बार पिछली बार की तुलना में बेटर है। सभी किसान, मजदूर, व्यापारी सारे खुश हैं। उठाव भी अच्छा हो रहा है। इस बार जिले में चूँकि बम्पर पैदावार हुई है, पिछले साल आज तक जो है इस डेट तक लगभग 80,000 एमटी के आसपास प्रोक्योरमेंट हुआ था और इस साल अब तक जो है लगभग 2.5 लाख एमटी के आसपास पेमेंट हो चुका है, प्रोक्योरमेंट हो चुका है। इसका मतलब उठाव जो है, उठाव और खरीद जो है वो लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा है और यही रहता तो डेफिनेटली जिले में इस बार बम्पर जो है प्रोक्योरमेंट और सारी कार्रवाई होगी। कुछ मंडियों में जो प्रोक्योरमेंट के बाद किसानों को पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, विशेष तौर पर एनसीसीएफ के जो सेंटर हैं वहाँ पर भी कल रिव्यू किया गया और एनसीसीएफ को डायरेक्शंस दिए कि जो बैकलॉग है उसको अगले 3 दिन में क्लियर करें और टाइमली उठाव और टाइमली पेमेंट की कार्रवाई करें। जिला प्रशासन भी लगातार इन सभी चीज़ों पर नजर। आज तक ने विजिट किया, क्या कुछ निर्देश दिए? यही था कि उठाव समय पे हो और किसानों के जो पेमेंट है वो जो 48 आवर्स का नॉर्म्स है उसी नॉर्म्स के अनुसार। जिला कलेक्टर ने प्रमुख सचिव को अवगत करवाया कि अब तक 2.5 लाख एमटी गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पिछले साल इस समय तक 80,000 एमटी गेहूं की खरीद हुई थी। खरीद व उठाव पिछले साल से 3 से 4 गुना ज्यादा है। इस दौरान फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था व व्यापार संघ संस्था के प्रतिनिधियों ने प्रमुख सचिव से मुलाकात कर उन्हें व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करवाया। फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला ने प्रमुख सचिव को अवगत करवाया कि समर्थन मूल्य पर प्रति वर्ष एफसीआई की ओर से गेहूं की खरीद की जाती है। विगत कई वर्षों से मंडी में राज्य सरकार की ओर से नियत आड़त पर 2.25% से कम आड़त राशि का भुगतान एफसीआई की ओर से मंडी के क वर्ग दलाल व्यापारियों को कर आर्थिक क्षति कारित की जा रही है। सिंगला ने बताया कि मंडी में किसानों के कृषि जिन्स लाने के बाद क वर्ग दलाल व्यापारी की ओर से कृषि जिन्स की सुरक्षा प्रदान की जाती है, सफाई आदि करवाई जाती है, गुणवत्ता में सुधार कर अधिकतम मूल्य का भुगतान करवाया जाता है, परंतु क वर्ग दलाल व्यापारी को मजदूरों, दुकानों के खर्चा, किराया आदि मुनीम सहित अपने परिवार का भरण पोषण इस आड़त राशि से होता है। एफसीआई की ओर से राज्य सरकार की तय दर से कम आड़त का भुगतान कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो एफसीआई की गेहूं की भराई उठाव की समस्याओं को और किस प्रकार मंडी प्रांगण में कार्य हो रहा है उनका उन्होंने निरीक्षण किया। हमने हमारे व्यापार मंडल के माध्यम से जो कच्चा आड़तियों को आड़त की राशि 41 रुपये 40 पैसे मिल रही है, जो कि 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से पुरानी दरों के हिसाब से मिल रही है। आज सरकार का 2425 रुपये गेहूं का मूल्य है, वैसे उसके साथ 150 रुपये राज्य सरकार द्वारा बोनस दिया जा रहा है। हमने इसके लिए ज्ञापन दिया। संस्था सचिव सन्नी जुनेजा ने बताया कि रबी सीजन 2025-26 के दौरान गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया। इस पर आड़त राशि 2.25% दर से 54.56 रुपये प्रति क्विंटल बनती है। इसका भुगतान करवाया जाए, न कि गत वर्षों की भांति 41.40 रुपये प्रति क्विंटल दर से। व्यापार संघ अध्यक्ष राजकुमार सोढा ने बताया कि आड़त दर 2.25% राजस्थान सरकार की कृषि विभाग की ओर से नियत की गई है। आड़तिया चार्जेस के रूप में आड़त का भुगतान किया जाता है। इससे व्यापारिक फर्मों में एमएसपी पर किसान का गेहूं सरकार को देने के प्रति निराशा और हताशा है। उन्होंने मांग की कि अन्य जिन्सों पर आड़त की भांति गेहूं पर सरकारी खरीद पर एफसीआई से राज्य सरकार की ओर से नियत आड़त दर 2.25% से व्यापारियों को भुगतान करवाया जाए। उनके साथ हमारे एफसी के अधिकारी, मंडी सचिव और फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की पूरी टीम साथ रही और उन्होंने मंडी में दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वो पूरे संतुष्ट मिले पूरी तरह से। और इस साल हमारे जो लिफ्टिंग का काम है, बारदाने का काम है, तेजवाई चल रहा है, देखकर सारे खुश हुए, दिक्कत नहीं चल रही। उन्होंने हमें एक मांग रखी, हमने एक आड़त बढ़ाने की मांग की, उसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया। संघ लोक सेवा आयोग
में चयनित डॉक्टर अजीत दफ्तरी गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। यूपीएससी के घोषित रिजल्ट में 371वीं रैंक हासिल करने वाले जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी डॉक्टर अजीत दफ्तरी का व्यापारियों की ओर से माला और राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर अजीत दफ्तरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हनुमानगढ़ के नेशनल पब्लिक स्कूल से की, 11वीं 12वीं कोटा से की। इसके बाद एमबीबीएस की पढ़ाई जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से की। दूसरे प्रयास में उसे सफलता मिली। उसके परिवार के सदस्यों व मित्रों ने काफी मोटिवेट और सपोर्ट किया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अन्य छात्र छात्राओं को संदेश देते हुए कहा कि वे जो तैयारी कर रहे हैं वह लंबी अवधि की यात्रा के हिसाब से करें। जो पढ़ रहे हैं उसे ढंग से पढ़ें, खुद पर भरोसा रखकर चलें। हो सकता है आप जो सफलता चाह रहे हैं वह पहली बार में ना मिले। आपको खुद को भरोसा होना चाहिए कि अगली बार मैं इससे बढ़कर प्रदर्शन करूंगा। डॉक्टर अजीत दफ्तरी ने कहा कि उनका शुरू में यूपीएससी का प्लान नहीं था। एमबीबीएस करने के दौरान डॉक्टर बनने का मोटिवेशन था। उस सफर के दौरान उन्हें यह बात महसूस हुई कि जो ग्राउंड वर्क पर काम किया जा सकता है वो यूपीएससी आपको बड़े स्केल पर काम करने का अवसर देता है। एक डॉक्टर के तौर पर आप सिर्फ मरीज को ठीक कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज के दौरान आप सोसाइटी का उद्धार कर सकते हैं। सर मेरे इस साल यूपीएससी सीएससी के अंदर ऑल इंडिया रैंक 371 आई है। मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हनुमानगढ़ के नेशनल पब्लिक स्कूल से करी। उसके बाद मैंने 11th-12th मेरी कोटा से करी। उसके बाद मैंने मेरी एमबीबीएस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से करी। और उसके बाद ये मेरा यूपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसके अंदर मैंने ये रैंक स्कोर किया। सर मैं इस बारे में थोड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे जो फैमिली है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने मेरे को काफी पुश करा, मोटिवेट करा, सपोर्ट करा इस जर्नी में। और मेरे को जो चैलेंजेस फेस करने पड़े उन्हें मोस्टली एकेडमिक रिलेटेड थे। जो स्ट्रगल्स थी वो एकेडमिक रिलेटेड थी और इसके अलावा और चीज़ों में मेरे को ऐसा कुछ सोशल एंग्जाइटी या सोशल चीज़ों से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस नहीं हुआ। आज हमारे परिवार में चांदमल जी, इसके परदादा जी और पाना देवी ने जो नींव रखी थी दफ्तरी परिवार में, और इनके दादाजी जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है सारे, उसने उस नाम को रोशन किया है। आज सोने का सूरज हमारे दफ्तरी परिवार में निकल के आया है और इसका नामकरण हमारे गुरुदेव अजीत रखा है, गुरुदेव ने, जो सचमुच में आज उसने उस नाम को सार्थक करके और जीत लिया है सबका दिल, दफ्तरी परिवार का। टाउन से दशहरा मैदान में राजवी जुगल सिंह स्मृति में आयोजित की जा रही 2 दिवसीय द्वितीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन गुरुवार को समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद कविंदर सिंह व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने परिचय प्राप्त कर विधिवत रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रत्येक मैच 6-6 ओवर का हो रहा है। उद्घाटन मैच दशहरा ग्राउंड क्लब व हनुमानगढ़ शक्ति क्लब के मध्य खेला गया। इसमें शक्ति क्लब की टीम विजेता रही। मुख्य अतिथि पूर्व पार्षद कविंदर सिंह ने कहा कि अपनों की स्मृति में इस तरह का आयोजन करवाना अपनों को अमर करना है। उन्होंने कहा कि खेल खेलने वाले युवा में टीम वर्क और नेतृत्व की भावना का विकास होता है, वह नशे से दूर रहता है। खेल खेलने वाला स्वस्थ रहता है। एक दिन इन्हीं में से कोई प्रतिभा उभर कर इलाके का नाम रोशन करेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ खेलने का संदेश दिया। देवेंद्र पारिक ने कहा कि आज के समय में युवा मोबाइल फोन की लत का शिकार होने से खेलों से पिछड़ रहा है। मोबाइल फोन की लत का शिकार होने से युवा अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है। इससे उनके भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। युवाओं को अपने भविष्य को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ना चाहिए। देश के महान महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। हैप्पी राजवी ने बताया कि क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष करवाया जा रहा है। दोनों दिन 12-12 मैच होंगे। शुक्रवार शाम को फाइनल के बाद प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन किया जाएगा। विजेता टीम को 15,000 रुपए व उप विजेता टीम को 8,000 रुपए का नगद इनाम ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आज स्वर्गीय जुगल सिंह जी के नाम से उनके सुपुत्र हैप्पी राजवी ये क्रिकेट का मैच करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अपने पिताजी के स्मृति में जो आदमी इस तरह के काम करता है तो वो यहाँ धरती पर नया रह के भी हमेशा के लिए अमर रहते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट आयोजन हो रहा है। इसके अंदर 24 टीमें आई है। 6 ओवर का एक मैच है। ये पिछले साल ही इस चीज का शुरू किया और अब जो है ये दूसरी बार स्वर्गीय जुगल सिंह जी राजवी के नाम से ये क्रिकेट प्रतियोगिता जारी है। भविष्य में भी इस तरह से ये अच्छा करते रहे। बच्चों को खेल एक ऐसी चीज होती है जो प्ले होते हैं वो इससे दूर रहे, उनमें एकता की भावना रहती है। दूसरा टूर्नामेंट है हमारा। पहला जो पिछले साल करवाया था, अब कराया इसमें
एक दिन में 12 टीमें खेल रही है और 24 टीमें खेलेगी टोटल। एक दिन में एक टीम फाइनल खिलाएंगे और दूसरे दिन में एक फाइनल पहुंच जाएगी और कल शाम को इसका फाइनल करके समापन होगा। ग्राम पंचायत प्रशासकों ने ग्रामीण विकास के कार्यों को धरातल पर करवाने में आ रही समस्या के समाधान की मांग की है। इस संबंध में प्रशासकों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरपंच संघ हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष धर्मपाल थालोन के अनुसार ऑनलाइन हाजिरी में करवाए जा रहे प्रक्रिया जटिल होने के कारण मनरेगा में पक्के कार्य करना बेहद मुश्किल है। इसलिए पूर्व की भांति 19 व्यक्तियों तक श्रमिकों की हाजिरी ऑफलाइन लगाए जाने की शिथिलता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा कार्य संबंधी सामग्री का भुगतान वर्ष 2023-24 का आज तक 30% हुआ है तथा 16 करोड़ 31 लाख रुपए बकाया है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 के 26 करोड़ 96 लाख रुपए, मनरेगा मेट मजदूरी 10 करोड़ 62 लाख रुपए यानी कुल 54 करोड़ 29 लाख रुपए के साथ मजदूरी का 9 जनवरी 2025 से आज तक का भुगतान नहीं हुआ है। इसका शीघ्र भुगतान करवाया जाए ताकि ग्रामीण विकास के कार्य समय पर पूर्ण किए जा सकें। ग्राम पंचायत प्रशासकों ने बताया कि ग्राम पंचायत की सुरक्षा गार्डों को मिलने वाला मानदेय ग्राम पंचायतों की ओर से एनजीओ को अधिक भुगतान के उपरांत भी कम भुगतान किया जाता है। इसके कारण ग्राम पंचायत व सुरक्षा गार्ड दोनों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़, आज हम सभी समस्त जिले की मांगों को लेकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को अपनी विभिन्न मांगों एवं समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मनरेगा के सामग्री के 2023-24, 24-25 के बकाया के लिए लिखा है। वह अन्य सुरक्षा गार्डों के जो मानदेय दिया जाता है उसमें उनको कम मानदेय दिया जाता है, इसलिए उनको पूरा मानदेय दिया जाए। और ऑनलाइन हाजिरी एक प्रमुख समस्या है जो ग्रामीण विकास के कार्यों को धरातल करने में समस्याएं आ रही है। उसके लिए हमने पूर्व की भांति 19 श्रमिकों को ऑफलाइन नियोजित करने के लिए मांग की है। इस प्रकार से काफी सारी मांगे हैं जिसके लिए हमने आज इनको अवगत करा। जिला कलेक्टर महोदय को मिलके जो ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है उसमें कुछ त्रुटियां हैं, उस विषय में हमारी ग्राम पंचायत 99 के कुछ चक्कों को काट करके दूसरे पंचायतों में जोड़ा जा रहा है, जिसकी दूरी लगभग 8 से 9 किलोमीटर है, जो असंभव है। और हमारी पंचायत में जिनको 4 एसपीडी वगैरह को सम्मिलित किया जा रहा है उनकी भी दूरी 8 से 9 किलोमीटर पड़ती है। तो हमारी पंचायत को इतनी बड़ी है नहीं, 99 पंचायत है तो जनसंख्या के हिसाब से एकदम सही है। तो हमारा ये आमजन की मांग है कि हमारी ग्राम पंचायत को यथावत रखा जाए, उसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं किया जाए ताकि आमजन के लिए वो सुविधाजनक रहे। और हमें उम्मीद है कि आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब और गवर्नमेंट इस बात पर जरूर गौर करेगी। समयबद्ध पदोन्नति सहित अन्य मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे ग्राम विकास अधिकारियों ने गुरुवार को आंदोलन के तृतीय चरण में ब्लॉक एवं जिला स्तर पर मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त के नाम पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के प्रथम पदोन्नति पद सहायक विकास अधिकारी पद पर होने वाली पदोन्नतियां विगत 5 वर्षों से लंबित हैं। इसके अतिरिक्त उच्चतर पदों पर भी पदोन्नतियां लंबित हैं। लगभग 500 ग्राम विकास अधिकारियों के बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरण लंबित पड़े हैं। इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की महत्वपूर्ण मांगों पर भी लंबे समय से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक कि कुछ निर्णय तो प्रशासनिक नियमों के विरुद्ध जाकर संवर्ग के हितों के विपरीत किए गए हैं। संगठन की ओर से यह सभी तथ्य विभाग के संज्ञान में लाने के बाद भी आज तक विभाग की ओर से न ही तो पदोन्नतियों के संबंध में प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथ सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं विकास अधिकारी पद को सम्मिलित करते हुए लगभग 14,600 का कैडर है। समयबद्ध पदोन्नतियां नहीं होने पर, मांग पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर सभी संवर्गों में जबरदस्त निराशा और आक्रोश व्याप्त है। इसके कारण विवश होकर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ को पदोन्नति नहीं हो, काम नहीं, असहायक आंदोलन प्रारंभ करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की समयबद्ध पदोन्नति करवाने के साथ मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। चरणबद्ध आंदोलन के चौथे चरण में 1 मई को प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर 1 दिवसीय चेतावनी धरना एवं स्वामित्व योजना में पूर्ण असहयोग किया जाएगा। पंचम चरण में 8 मई को प्रदेश के सभी पुराने 33 जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय चेतावनी धरना और स्वामित्व योजना के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्ण असहयोग का कार्यक्रम होगा। मांगे नहीं माने जाने पर छठे चरण में
15 मई को संपूर्ण प्रदेश में कलमबंद असहयोग आंदोलन किया जाएगा और 7वें चरण में 22 मई को शहीद स्मारक जयपुर पर बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। सर, आज राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जयपुर की उपशाखा हनुमानगढ़ में जो पदोन्नति नहीं का तो काम नहीं आंदोलन जो चल रहा है, उसके तृतीय चरण के तहत आज 24 अप्रैल 2025 को गुरुवार को पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा और जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो 17 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ था और 21 मार्च 2025 से हम सारे राजकीय ग्रुप से, जितने सरकारी ग्रुप से उनसे लेफ्ट हैं, और आज 24 अप्रैल को हमने एक ब्लॉक पे ज्ञापन दिया और जिले पे ज्ञापन देंगे। 1 मई से हमारा 1 दिवसीय धरना रहेगा पंचायत समिति पे और जो स्वामित्व योजना है उसमें पूर्ण असहयोग रहेगा। और इसके आगामी चरण जो छठा चरण है हमारा 15 मार्च 2025 गुरुवार को पूरे प्रदेश में कलमबंद असहयोग आंदोलन होगा और जो 22 मई 2025 गुरुवार है तब तक भी सरकार नहीं मानी तो शहीद स्मारक जयपुर पर अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। तो ये लंबे टाइम से मतलब पदोन्नति के लिए लड़ाई चल रही है और पदोन्नति गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो पदोन्नति के लिए और मंत्री महोदय वो पदोन्नति के लिए सब ने अपनी तरफ से सहमति दे रखी है कि पदोन्नति होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं सचिवालय में बैठे जो हमारे अधिकारी हैं वो किसी न किसी वजह से ये पदोन्नति के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई पेच अड़ा देते हैं। तो ये लंबे टाइम से पदोन्नति रुकी हुई है। इसके लिए पदोन्नति नहीं तो काम नहीं का आंदोलन हमारे द्वारा शुरू किया गया है। अब की बार आर पार का आंदोलन है और जब तक पदोन्नति नहीं होगी तब तक हम मतलब इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। रेलवे पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रही शादी समारोह से लौट रही महिला यात्री से सोने के जेवरात में नकदी से भरा पर्स छीनकर ले जाने के प्रकरण में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरीशुदा अधिकतर सामान की बरामदगी करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी 25 अप्रैल तक पीसी रिमांड पर हैं। रेलवे पुलिस आरोपियों से शेष बरामदगी के प्रयासों में जुटी है। इस संबंध में 10 अप्रैल को जीआरपी थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। जांच अधिकारी एएसआई कल्याणमल ने बताया कि महिला यात्री सावित्री देवी पत्नी महावीर प्रसाद चौहान निवासी पुरानी आबादी श्री गंगानगर 9 अप्रैल को सीकर से श्री गंगानगर जा रही थी। रास्ते में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब अरावली एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हुई तो सावित्री देवी के पास मौजूद 23 तोला सोने के जेवरातों से भरा बैग, जिसमें मंगलसूत्र, चैन, चूड़ियां, अंगूठियां, टोपर्स, बालियां वगैरह 1.5 लाख रुपए की नकदी थी, उसे एक अज्ञात व्यक्ति छीनकर चलती रेलगाड़ी से कूदकर फरार हो गया। 10 अप्रैल को सावित्री देवी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी आधार पर वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया। उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 25 अप्रैल तक पीसी रिमांड हासिल किया गया। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी की निशानदेही पर चोरीशुदा सोने के जेवरातों में से करीब 70% यानी 13 तोला सोना की बरामदगी हो चुकी है। इसके अलावा 1.5 लाख रुपए में से 73,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। शेष बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार दोनों आरोपियों की पहचान गुप्त रखी गई है ताकि तफ्तीश पर किसी प्रकार का गलत असर न पड़े। इसमें से एक आरोपी के खिलाफ पूर्व में जंक्शन पुलिस थाना में मोबाइल चोरी आदि के संबंध में मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 10/4/25 को एक महिला यात्री श्रीमती सावित्री देवी जो दिनांक 9 तारीख को सीकर से श्री गंगानगर को जा रही थी, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रवाना हुई अरावली एक्सप्रेस, तो यात्रा के दौरान उसके 21 तोला सोना के जेवरात 1.5 लाख रुपए नगद चोरी हुए थे, जिसकी एफआईआर नंबर 20/25 दिनांक 10/4/25 को की गई थी। उसके बाद मुलजिमों की तलाश की गई, सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर व तकनीकी आधार पर मुकदमा के मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 20/4/25 को गिरफ्तार किया जाकर श्रीमान मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश कर और 5 दिनांक 25 तक उसका जेसी रिमांड लिया गया। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है।
ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में शुक्रवार 25 अप्रैल को सर्व हिंदू समाज की ओर से संपूर्ण जिला बंद का आह्वान किया गया है। हनुमानगढ़ के अलावा पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी में बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान जिला मुख्यालय पर जंक्शन में सुबह 8:30 बजे शहीद भगत सिंह चौक और टाउन में महाराजा अग्रसेन चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं में शामिल दवा की दुकानें खुली रहेंगी। सर्व समाज की माने तो बंद के दौरान आवागमन भी बंद रहेगा। एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं बंद से मुक्त रहेंगी। आज आप लोगों के विषय एक सामने रखने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। अपने संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा कल 25 अप्रैल को पूरे हनुमानगढ़ जिला जो है वो बंद का आह्वान सर्व हिंदू समाज की तरफ से किया गया है। आपको जानकारी है ही, सभी मीडिया के मित्रगणों को भी जानकारी है कि पहलगाम में जो एक ये आतंकवादी घटना हुई है जिसमें हमारे हिंदू समाज के निर्दोष 30 नागरिकों को मारा गया है, तो ये कोई अपने आप में एक छोटी घटना नहीं है। हर व्यक्ति के हृदय को झकझोर देने वाली घटना है और हर व्यक्ति इसको लेकर के सदमे में है और साथ में वो कुछ देश के लिए करना भी चाह रहा है। तो उसी के संदर्भ में हमने जो ये 25 तारीख को बंद का आह्वान किया, ये सभी से बात करके और सबने स्वतः स्फूर्त बंद करने का एक तरीके से आह्वान किया है। उसको लेकर के जगह जगह हमने एक टाउन और जंक्शन में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया है, जिसमें इन 30 मृतक जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और साथ में ही इनके परिवारों को संवेदना भी व्यक्त की जाएगी। हम और कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू समाज कम से कम अपने भाइयों के लिए इतना तो अवश्य कर सकता है कि हम एक नजीर पेश करें लोगों के सामने, पूरे भारत के सामने। पूरा भारत जब इस घटना के संदर्भ में एक होकर के चल रहा है, हनुमानगढ़ का भी ये एक कर्तव्य बनता है कि हनुमानगढ़ भी भारत का अभिन्न अंग होने के कारण और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा रखने के कारण, भारत माता के सुपुत्र होने के कारण हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है कि इस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से सफल बनाएं। जिसके मन में जरा भी रोष हो, जिसके मन में जरा भी अपने देश के प्रति समर्पण हो, वो कल 8:30 बजे भगत सिंह चौक और टाउन में महाराजा अग्रसेन चौक पर पहुंच करके इन अपने 30 भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करें एवं साथ ही अपने जो उनके जो इष्ट जन हैं उनको अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से की है। इस संबंध में आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष गोदारा के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चकचार JRK को नवसृजित ग्राम पंचायत चिश्तिया में शामिल करने का विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में 4 JRK के ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपते हुए आपत्ति दर्ज कराई। गांव जंडावाली के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रशासन की ओर से नवसृजित ग्राम पंचायत चिश्तिया का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। सर, ग्राम पंचायत जंडावाली जो अब नवसर्जित परिसीमा में जो राज्य सरकार के आदेशानुसार हुआ है, तो इसमें नवसर्जित चिश्तियां ग्राम पंचायत बनाई है। बड़ी खुशी की बात है। पंचायतें परिसीमन के द्वारा राज्य सरकार द्वारा अलग की जा रही है। इससे जो छोटे इलाके हैं उनमें विकास की गंगा आएगी, विकास होगा और बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसके साथ साथ परिसीमन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ये भी ध्यान में रखना चाहिए था कि धरातल से कौन सी पंचायत के साथ कौन सा चक जुड़ा हुआ है। हमारा जो चक 4 JRK है, ये पूरा का पूरा चक है जो ग्राम पंचायत जंडावाली, जो 6 JRK है, ग्राम पंचायत जंडावाली की आबादी भूमि है,
उसके साथ पूरा का पूरा छिपा हुआ है। डंडावाली से प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर साहब को मिलने आया था और कलेक्टर साहब तो आज मीटिंग में थे। उनके बाद तुरंत बाद एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। डंडावाली को 4 जार का जो भूमि है, आबादी भूमि है, उसको चिस्तिया पंचायत में, नवसर्जित पंचायत में जोड़ दिया गया है। उससे डंडावाली के जो 4 जार का आबादी की है, उनकी ना तो कोई जमीन है वहाँ, ना कोई मकान है, सब डंडावाली निवासी है और पंचायत से चिपटी हुई है। और डंडावाली में जब 2200 जॉब कार्ड है और डंडावाली पंचायत के पास कोई चक नहीं बचा हुआ, सारे चक चिस्तिया पंचायत में गए हैं। हमारा कलेक्टर साहब से यही निवेदन है कि पुण्य 4 जार को डंडावाली में जोड़ा जाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।